नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन में स्टार्ट करें हम बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखो इस क्वेश्चन प्रोफाइल में क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपको दिए होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और उन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का आपको बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना होता है। अब आप देखो, याद करें हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिड या बेस की बात होती है हमेशा हम बात करते हैं ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट की। तो अगर हम बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट अप्लाई करना होगा और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं। देखो, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, क्योंकि आप याद करो टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इज एसिडिक नेचर and tendency to accept proton is basic nature. This is the Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करना बेसिक नेचर है। तो फिर तो आप देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी आप कह सकते हैं कंपाउंड की बेस स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब एक बात सोचिए, अगर हम बात करें कि बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, तो फिर तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इट विल बी directly proportional to lone pair donating tendency. It will be directly proportional to lone pair donating tendency. क्या इस कंसेप्ट को आप रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। जैसे हमने कहा भी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट बेस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस है, मान लेते हैं अगर ये ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है तो हम इसे बेस कब कहेंगे, या अगर ये ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है तो इसका मतलब इट इज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वही तो बेस होगा ना। अब आप सोचिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप सोचिए अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग ये बेस है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन विद प्रोटॉन। क्या मैं कह सकता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट की बात करें भाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन विद प्रोटॉन, एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब मेरा क्वेश्चन है कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट में प्रोटॉन कुछ हेल्प कर पाएगा? क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट में प्रोटॉन कुछ हेल्प कर पाएगा क्या? आंसर है नो, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को किसे फुलफिल करना होगा, इस बेस को, और ये बेस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए उसके लिए तो फिर हम बात करेंगे कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर इसके पास लोन पेयर है तो फिर ये अपना लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये लोन पेयर डोनेट करके जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रोटॉन एक्सेप्टर विल बी कॉल्ड बेस। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इस बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, हम कह सकते हैं इसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, इसकी बेस स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और प्रोटॉन को ये फर्स्ट एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, क्या मैं कह सकता हूं उसके लिए इसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसको बॉन्ड बनाना होगा प्रोटॉन के साथ में, और बॉन्ड बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसे फुलफिल करनी होगी, बेस को। मतलब टू एक्सेप्ट प्रोटॉन मैं कह सकता हूं फॉर दिस बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इट हैज टू डोनेट इट्स लोन पेयर। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसको अपना लोन पेयर डोनेट करना होगा, इसीलिए मैंने कहा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? बस अब हमें ये देखना है कि इस प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को, या कहा जाए लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी को, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और ध्यान देना इसके लिए मैं यहां पर 4 फैक्टर्स डिस्कस करूंगा। एक तो हम बात करेंगे रेजोनेंस, एक हम बात करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड के हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, और एक फैक्टर मैं इसमें लूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेजोनेंस की। आप ध्यान देना
देखो अगर हम बात करें कि बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, और अगर मैं इस टेंडेंसी को रेजोनेंस से रिलेट करता हूं, अगर मैं इस टेंडेंसी को रेजोनेंस से रिलेट करता हूं, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। कैसे जरा आप समझना, देखो मान लो अगर हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, अगर हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, इथाइलामाइन दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड सेकंड इज विनाइलामाइन दैट इज आल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और हमें इन दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का बेसिक नेचर कंपेयर करना है। तो हमने कहा भाई इन दोनों कंपाउंड्स का अगर बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो यू हैव टू कंपेयर देयर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और यू कैन कंपेयर देयर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो बस हमें देखना है कि इन दोनों में से किस कंपाउंड में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, या हम कह सकते हैं दोनों में से किस कंपाउंड के नाइट्रोजन में लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों नाइट्रोजन में से जिस नाइट्रोजन में लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। अब आप ध्यान देना, इन दोनों नाइट्रोजन में अगर हम लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की बात करें तो वो हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। इसके लिए हम ये चेक कर लें कि किस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अब जरा ध्यान देना, रेजोनेंस की अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो ध्यान दो, इन दिस केस देयर इज नो रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल, बट in this case lone pair on nitrogen is involved in resonance with this pi bond। और ध्यान देना, अगर इस लोन पेयर का इस pi bond के साथ कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो फिर तो इसका लोन पेयर का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि याद करो व्हाटएवर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एटम्स। जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जरा ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं क्योंकि इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो इस रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि यहां पर आप कह सकते हैं ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो दिस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड। ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास 100% अवेलेबल है, जबकि ये नाइट्रोजन लोन पेयर के पास 100% अवेलेबल नहीं होगा, पार्शियली अवेलेबल होगा, क्योंकि याद करो जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि अगर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी 100% है, जबकि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल है, तो फिर तो इस नाइट्रोजन में लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी that will be more, while tendency of this nitrogen to donate lone pair will be less। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस नाइट्रोजन में लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी लेस क्यों होगी? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम क्यों होगी? बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड। आया समझ में? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर 100% अवेलेबल है, जबकि यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, तो देखो प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है। तो देखो प्रोटॉन तो उसी नाइट्रोजन के पास पहले जाना पसंद करेगा जिस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। बता सकते हैं दोनों नाइट्रोजन में से किसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट वाले के पास, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है, तो इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी 100% है। तो प्रोटॉन तो पहले इसी को अप्रोच करना चाहेगा, यहीं पर प्रोटोनेशन पहले होगा, और ये अगर पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही ज्यादा बेसिक होगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं जो रेजोनेंस है, दिस रेजोनेंस इज डिक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस रेजोनेंस इज डिक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। और एक बात ध्यान देना, यहां पर अगर मैंने रेजोनेंस की बात की है तो रेजोनेंस ऑफ व्हाट? हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम लोन पेयर के रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट में इंटरेस्टेड हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लोन पेयर का रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेशन होगा, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस विल डिक्रीज बेसिक नेचर ऑफ द
कंपाउंड। क्या समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट रेजोनेंस विद द बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड। आया समझ में? तो बेसिक स्ट्रेंथ यू कैन कोरिलेट इट विद रेजोनेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, और वो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से एकदम क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। देखो, इसमें पहला फैक्टर तो हमने डिस्कस किया रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बेसिस पर अगर हम बात करें रेजोनेंस का बेस स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट हो सकता है, तो इस केस में हमने डिस्कस किया कि इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, availability of lone pair on nitrogen atom gets decreased, and that will decrease tendency of nitrogen to donate lone pair, and less the tendency to donate lone pair, less will be the tendency to accept proton, and less will be the base strength. So base strength is inversely proportional to resonance. ये हमने इसका पहला फैक्टर डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड फैक्टर की, एंड दैट इज कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। मैंने आपसे कहा था कि टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। उनमें एक फैक्टर तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस। सेकंड फैक्टर की अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, और ध्यान देना बेस स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। कैसे? आप ध्यान देना। देखो, अगर हम बात करें कि हमारे पास ये 3 नाइट्रोजन्स हैं, ध्यान देना, मतलब 3 कंपाउंड्स हमारे पास हैं, जिनमें इफ वन कंपाउंड इज हैविंग दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड कंपाउंड इज हैविंग दिस नाइट्रोजन, एंड थर्ड कंपाउंड इज हैविंग दिस नाइट्रोजन। तो अब देखो, इन नाइट्रोजन्स की अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, तो ध्यान देना दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और अब अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज 25%, 33% एंड इट इज 50%। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। और ध्यान देना परसेंटेज एस कैरेक्टर का ईएन के साथ में क्या रिलेशन है, इसकी बात हमने पहले भी डिस्कस की है। क्या हम बात कर सकते हैं, मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर विल बी द ईएन। मतलब यहां पर अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ऑर्डर क्या होगा, विद इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर ईएन विल इंक्रीज, ये कंडीशन है। और अब आप ध्यान देना, अगर ये यहां पर इन नाइट्रोजन्स का ईएन का ऑर्डर है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ईएन जितनी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उतना कम हो जाएगी। सो इन दिस केस लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ईएन उतनी ज्यादा होगी, और ईएन अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अब हम बात कर सकते हैं अगर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, मतलब फिर तो हम बात कर सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ फॉर द कंपाउंड्स हैविंग दीस नाइट्रोजन्स विल बी इन दिस ऑर्डर। यहां पर इनका बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास ये हो जाएगा। मतलब अब आप देखो, अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर और बेस स्ट्रेंथ को रिलेट करते हैं, तो क्या मैं बात कर सकता हूं विद द इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर बेस स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो बेस स्ट्रेंथ और परसेंटेज एस कैरेक्टर में क्या रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर होगी। ये यहां पर सेकंड फैक्टर है। अब इसके बाद में अगर बात की जाए थर्ड फैक्टर की, तो यहां पर अब मैं थर्ड फैक्टर में ले रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। और आप ध्यान देना, अगर आप बेस स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट करते हैं, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कैसे आप देखो अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ऐसा कोई हमारे पास अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें कोई प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है, ध्यान देना, अगर इस नाइट्रोजन पर किसी ग्रुप का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट अगर ऑपरेट हो रहा है तो क्या होगा, देखो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप फॉर दिस नाइट्रोजन विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और आप सोचिए नाइट्रोजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर हम बात कर सकते हैं इट्स लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप। तो आप सोचिए अगर प्लस आई ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो फिर नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब बेस स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और माइनस आई, इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर बात है। इसके बाद में एक फैक्टर और हम इसमें लेंगे एंड दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। आप ध्यान देना, अगर बात की जाए बेस स्ट्रेंथ की तो बेस स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का बेस स्ट्रेंथ से किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं वो भी आप समझें। देखो मान लो अगर हम बात करें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास है जिसमें सपोज इस नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है और दो हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में लोन पेयर डोनेटिंग नेचर जो भी है, व्हाटएवर इज द टेंडेंसी ऑफ दिस कंपाउंड टू डोनेट लोन पेयर और यू कैन से टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, व्हाटएवर इज इट। आप ध्यान देना, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो भी हो या हम कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो भी हो, अगर हम यहां पर बात करें कि इस कंपाउंड में अगर हम एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, ध्यान देना यहां पर अगर हम कंपाउंड में इस हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो क्या मैं बात कर सकता हूं, ऑन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय मिथाइल ग्रुप एटम्स, क्राउड ऑफ एटम्स अराउंड दिस नाइट्रोजन विल इंक्रीज। क्या होगा, इस यहां पर अगर हमने हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जो एटम्स का क्राउड है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहां पर हम कह सकते हैं क्राउड ऑफ एटम्स विल इंक्रीज और केमिस्ट्री की टर्म्स में आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस विल इंक्रीज। आप ध्यान देना, अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो फिर यहां पर एटम्स का क्राउड और इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जैक्टली होगा क्या, देखो इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जितना ज्यादा एटम्स का क्राउड होगा, क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड की, इस नाइट्रोजन की प्रोटॉन के लिए अप्रोच उतनी कम होती जाएगी। देखो ये आप कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा एटम्स होंगे वो उस नाइट्रोजन को उतना ज्यादा शील्ड कर लेंगे, उसको ढक लेंगे। ध्यान देना, इन एटम्स के थ्रू क्या होगा, ये इस नाइट्रोजन को कवर कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे और इसी वजह से हम बात करते हैं कि फिर तो इस कंपाउंड की इस प्रोटॉन के लिए जो अप्रोच है वो कम होती चली जाएगी। तो क्या होगा, देखो एटम्स का क्राउड अगर इंक्रीज होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होगा तो कंपाउंड की प्रोटॉन के लिए अप्रोच कम होती जाएगी और प्रोटॉन के लिए अगर अप्रोच कम हो गई तो फिर तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अगर कम होगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का प्रोसेस अगर कम हो जाएगा तो फिर तो आप कह सकते हैं बेस स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। क्लियर हो रही बात है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस बेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इसको आप बिल्कुल ऐसा समझ लो, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो आप एक टिकट विंडो पर जा रहे हैं और आप टिकट परचेस करनी है आपको। अब आप सोचिए अगर वहां पर विंडो पर बहुत ज्यादा क्राउड है, ठीक है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा क्राउड है तो विंडो पर आपकी जो अप्रोच होगी वो डिफिकल्ट होगी, वो आसानी से आप वहां से टिकट परचेस नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर जो पर्सन्स का क्राउड होगा एक तरह से आप समझ लो वही स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। उस विंडो पर मैं पर्सन्स के क्राउड की बात कर रहा हूं। इस नाइट्रोजन को आप एक विंडो मान लो, इस नाइट्रोजन को यहां पर एक विंडो मान लो और ये जो यहां पर ग्रुप्स हैं ये यहां पर क्राउड है और इस प्रोटॉन को क्या करना है, यहां से लोन पेयर को परचेस करना है, उसको लोन पेयर को वहां से उठाना है। तो आप देखो इस विंडो के सराउंडिंग में जितना ज्यादा क्राउड होगा, इस लोन पेयर को परचेस करना इस प्रोटॉन के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा
तो कंपाउंड की प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. उस कंपाउंड के लिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. और आप सोचिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करना अगर डिफिकल्ट हुआ तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना ही तो बेसिक नेचर है ना. अगर वही डिफिकल्ट हो गया तो फिर तो उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी दैट बेस स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ये यहाँ पर 4 फैक्टर्स की जो मैं बात कर रहा था, कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं रेजोनेंस, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस. अब आप देखो इन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो इन फैक्टर्स को किस सीक्वेंस में हमें अप्लाई करना है. ध्यान देना, इन फैक्टर्स को किस सीक्वेंस में हमें अप्लाई करना है वो एक जनरल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं. देखो जनरल सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो इन 4 फैक्टर्स में सबसे पहले जो फैक्टर आपको अप्लाई करना होता है दैट इज रेजोनेंस. ये एक जनरल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं. सबसे पहले हम फैक्टर्स में किसे अप्लाई करेंगे, रेजोनेंस को अप्लाई करेंगे. उसके बाद में फिर आपको अप्लाई करना होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर. उसके बाद में फिर हम अप्लाई करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर. अब आप ध्यान देना, इंडक्टिव और स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव और स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर दोनों में से कौन सा फैक्टर पहले अप्लाई होगा ये कंडीशनल है. समझ रहे इस बात को. इंडक्टिव और स्टेरिक हिंड्रेंस में से बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन में कौन सा फैक्टर पहले अप्लाई होगा ये कंडीशनल है. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, कि थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर की अगर बात की जाए तो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर देयर इज कंपटीशन. थर्ड और फोर्थ फैक्टर के बीच में यहां पर एक कंपटीशन की हम बात करते हैं. ऐसा समझ ले कि इन 2 फैक्टर्स के बीच में एक फाइट है और इस फाइट में डोमिनेट कौन करेगा, विनर कौन होगा, ये कंडीशनल है. ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन 2 फैक्टर्स को अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं तो इनको अप्लाई करने के लिए सीक्वेंस फिक्स नहीं है, कंडीशनल है. वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. देखो इन 2 फैक्टर्स के बीच में फाइट क्या है वो मैं फाइट आपको बता देता हूं. बाकी उस फाइट का विनर कौन होगा ये मैं आपको आगे एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि इन दोनों में से विनर कौन होगा. इन दोनों की फाइट में विनर कौन होगा वो हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैं आपको आगे एक स्पेशल क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. अभी केवल मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि इन 2 फैक्टर्स के बीच में फाइट क्या है. वो फाइट जरा इस बात को समझे आप. देखो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वॉट एवर इज द बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, वॉट एवर इज प्लस आई इफेक्ट इन दिस कंपाउंड एंड वॉट एवर इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में जो भी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है इस मिथाइल ग्रुप का, जो भी यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इस कंपाउंड का बेसिक नेचर है, अगर हम इसे एक रेफरेंस मान लें तो अब आप ध्यान देना. देखो अगर मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करता हूं, लाइक इफ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन मोर मिथाइल ग्रुप, तो अब आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही मैंने यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज किया प्लस आई इफेक्ट विल इंक्रीज. यहां पर आप कह सकते हैं कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा. और प्लस आई अगर इंक्रीज होगा तो जैसा कि हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड शुड इंक्रीज. क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप ध्यान दें तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही यहां पर अल्काइल ग्रुप हम इंक्रीज करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो इंक्रीज होगा ना. इससे आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज होगा, एटम्स का क्राउड बढ़ेगा. और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंगली बेस स्ट्रेंथ शुड डिक्रीज. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब तो ये हुआ, देखो कि अगर मैं अल्काइल ग्रुप के इंक्रीज होने पर बेनिफिट की बात करूं तो बेस स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बेनिफिट मुझे नजर आता है कि प्लस आई इंक्रीज होगा, बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. लेकिन अगर मैं अल्काइल ग्रुप के नंबर के इंक्रीज होने की बात करूं और अगर मैं बेस स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में इसके लॉस की बात करूं, इससे होने वाले लॉस की बात करूं, तो लॉस ये होगा कि अल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज होने का मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होगा तो बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए
अगर मैं यहां पर एक और हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं, एक और हाइड्रोजन को अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग बेस स्ट्रेंथ यहां पर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन पैरेलल में यहां पर क्या हो रहा है, देखो पैरेलल में यहां पर ये हो रहा है कि अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने से स्टेरिक भी तो बढ़ेगा, और स्टेरिक अगर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग तो बेस स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। मतलब यहां पर आप देखो, एक फैक्टर तो यहां पर बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, लेकिन पैरेलल में साइमल्टेनियसली दूसरा फैक्टर वहां पर बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने की बात कर रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडक्टिव और स्टेरिक इन दोनों के बीच में फाइट है। एक फैक्टर अगर बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो पैरेलल में दूसरा फैक्टर उसका अपोजिट इफेक्ट दिखा रहा है, वो बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने की बात कर रहा है। और इसी फाइट के बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर में फाइट होती है, और इस फाइट का विनर कौन होगा ये हम एक स्पेशल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, वो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि पहले आपको जो फैक्टर अप्लाई करना है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए, वो आप अप्लाई करेंगे रेजोनेंस, फिर उसके बाद में सेकंड आप अप्लाई करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, और थर्ड नंबर पर रहेगा इन दोनों में से कोई फैक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? और इन दोनों में कौन थर्ड पर होगा और कौन फिर आगे फोर्थ पर जाएगा, वो कंडीशनल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप ध्यान देना, बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहा हूं, और जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं उन क्वेश्चंस में मैं 3 फैक्टर्स को अप्लाई कर रहा हूं। जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं उन क्वेश्चंस में मैं पहले 3 फैक्टर्स को मिक्स कर रहा हूं, और वो 3 फैक्टर्स कौन से? रेजोनेंस, परसेंटेज एस कैरेक्टर और इंडक्टिव। अभी मैं स्टेरिक वाला फैक्टर मिक्स नहीं कर रहा हूं, उसको मिक्स करके आगे मैं एक अलग से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अभी जो पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं उन क्वेश्चंस में जो जनरल क्वेश्चंस, जो मोस्टली जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनमें 3 फैक्टर्स में मिक्स कर रहा हूं, रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। और इन 3 फैक्टर का सीक्वेंस तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर होगा। पहले हम कंपैरिजन रेजोनेंस के बेसिस पर करेंगे। अगर कंपैरिजन रेजोनेंस के बेसिस पर पॉसिबल नहीं हुआ, या मान लो अगर रेजोनेंस एब्सेंट हुआ कंपाउंड में, तो फिर हम बात करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर की। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल हुआ, उसके बेसिस पर अगर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। क्लियर हो रही बात है? ऐसे करते हैं, मैं पहले एक क्वेश्चन पर आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करके बता रहा हूं, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं जिनके आंसर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। ये अगर हमारे पास 4 नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, और इन कंपाउंड्स का अगर हमें बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखो सबसे पहले कंपैरिजन में हमें कौन सा फैक्टर लेना है? रेजोनेंस। तो हम पहले ये चेक करें इन विच कंपाउंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आप ध्यान देना, फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो फर्स्ट कंपाउंड में रेजोनेंस एब्सेंट है, लेकिन सेकेंड कंपाउंड में आप ध्यान देना लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। इस केस में भी अगर बात की जाए तो लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड आल्सो, तो यहां भी रेजोनेंस है। और इस केस में अगर बात की जाए तो देयर इज नो रेजोनेंस एट ऑल। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और लोन पेयर का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपाउंड का बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इनटू रेजोनेंस विल डिक्रीज बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। तो फिर तो एक बात तो क्लियर है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी मोर बेसिक देन सेकंड एंड थर्ड, सिंस रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन सेकंड एंड थर्ड एंड इट इज एब्सेंट इन 1 and 4। क्या ये समझ में आया?
चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड की। देखो सेकेंड एंड थर्ड में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड में दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में अगर रेजोनेंस है तो ऐसे केस में अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं तो ध्यान देना यहां पर लोन पेयर का 1 पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, जबकि यहां पर हम बात कर सकते हैं लोन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद 2 पाई बॉन्ड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दिस कंपाउंड विल बी इवन लेस बेसिक देन सेकेंड, क्योंकि यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, 2 पाई बॉन्ड्स के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे केस में यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस इज मोर, जबकि यहां पर हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस इज कंपैरेटिवली लेस। और रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतना कम हो जाएगी, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितना कम होगी, नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उतना कम हो जाएगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, कंपाउंड का बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सेकेंड इज मोर बेसिक देन थर्ड। थर्ड लेस बेसिक क्यों समझ में आ रहा है? ड्यू टू मोर रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, थर्ड इज लेस बेसिक देन सेकेंड। अब अगर बात की जाए 1 and 4 की, तो 1 and 4 में हमने कहा रेजोनेंस एब्सेंट है, और रेजोनेंस अगर एब्सेंट है तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो दिस नाइट्रोजन विद 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि इस केस में अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन विद 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो फिर तो आप देखो इस केस में आप कह सकते हैं sp3 एंड sp2, तो यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, और अगर फर्स्ट कंपाउंड के नाइट्रोजन में परसेंटेज s कैरेक्टर कम है तो इसकी en कम होगी, en अगर कम होगी तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं फर्स्ट विल बी मोर बेसिक देन 4। सो 1 4 2 3 इज द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। क्या बात समझ में आई? इस तरह से हमें बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए पहले हमें क्या करना है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है रेजोनेंस का। फिर अगर रेजोनेंस के बेसिस पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर भी अगर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, इंडक्टिव और स्टेरिक में फाइट में कौन डोमिनेट करेगा, कौन विनर होगा, उसका एक स्पेशल क्वेश्चन अलग से मैं डिस्कस करूंगा, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं अब असाइनमेंट में, उन क्वेश्चंस में मैं 3 फैक्टर्स को मिक्स कर रहा हूं, रेजोनेंस, परसेंटेज एस कैरेक्टर और इंडक्टिव। उन फैक्टर्स का जो सीक्वेंस, जो एक जनरल सीक्वेंस मैंने आपको बताया, उस जनरल सीक्वेंस के बेसिस पर आपको उन कंपाउंड्स का बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, उनके आंसर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात ये? तो इस एप्लीकेशन पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने आपको अप्लाई करके बताया। अब इस एप्लीकेशन के लिए जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं वो ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, इनके आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। बिल्कुल वैसे समझ लें जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में भी मैंने, आप याद करें, फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था। बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन डिस्कस किया। बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन में बिल्कुल उसी तरह से हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ बिटवीन एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ध्यान देना, देखो एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में जब आप बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं तो 2 फैक्टर्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। फैक्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ
substituent. It is on the basis of electronic nature of substituent. जैसे आप देखो, आपको सपोज ये 3 कंपाउंड्स गिवन है, और substituted aniline in which suppose the group present in aniline is electron releasing group. The electron releasing group may be plus M और plus I group. मान लेते हैं एक तो हमारे पास वो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो ग्रुप प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. सेकेंड कंपाउंड में यहां पर ले रहा हूं एनिलीन. सेकेंड कंपाउंड हम यहां पर एनिलीन ले रहे हैं. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस फॉर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. तो ये यहां पर हो जाएगा हमारे पास रेफरेंस मॉलिक्यूल. और थर्ड कंपाउंड में ले रहा हूं उसमें अगेन a substituted aniline in which suppose the group present in compound is electron withdrawing group, that may be minus M or minus I. तो ये मान लेते हैं हमारे पास ओवरऑल 3 कंपाउंड्स हैं. substituted aniline with electron releasing group, aniline as a reference molecule, and substituted aniline with electron withdrawing group, and we have to compare base strength of these 3 compounds. चलिए आप ध्यान देना. देखो कंसेप्ट तो हमने बेस स्ट्रेंथ का डिस्कस कर लिया है, उसी कंसेप्ट को केवल आप इस प्रोफाइल पर अप्लाई करना है. आप ध्यान दें, क्या हम बात कर सकते हैं, अगर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज बेस स्ट्रेंथ. हाउ इज इट? देखो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो इस कंपाउंड के कंपेरिजन में ज्यादा मिलेगी. क्योंकि अगर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स in this compound you will get more electron density on nitrogen as compared to in second. While in third compound if withdrawing group is present, by withdrawing electrons, this withdrawing group by withdrawing electrons will decrease electron density on nitrogen as compared to reference molecule. तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, देखो रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से आपको यहाँ पर कंपाउंड में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब आप कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सो इन दिस केस बेस स्ट्रेंथ विल बी इन दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर हमें यहां पर बेस स्ट्रेंथ का मिलेगा. जबकि आप देखो विथड्रॉइंग ग्रुप की अगर बात की जाए तो द सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हैविंग विथड्रॉइंग ग्रुप विल बी लेस बेसिक देन एनिलीन. क्यों? क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो ड्यू टू इट्स विथड्रॉइंग इफेक्ट electron density on nitrogen of this compound will be less as compared to reference molecule. और नाइट्रोजन पर जितना इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतना कम हो जाएगी, बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो ये हम बात कर सकते हैं, देखो बेस स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. ये एक फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया. This is one of the factor which can be applied to compare base strength of aniline and substituted aniline. ये यहाँ पर एक फैक्टर हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसके अलावा हमें एक फैक्टर और यूज करना होता है और अप्लाई करना होता है एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए. सेकंड फैक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस फैक्टर की एप्लीकेशन केवल तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन में जो ग्रुप है वो मेटा या पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हो. ध्यान देना, इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. ध्यान देना, जब आप एनिलीन का कंपैरिजन ऐसे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के साथ में कर रहे हैं जिसमें ग्रुप मेटा या पैरा पोजीशन पर है, तो हम वहां पर बात करेंगे कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. इफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज लाइक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, दैट विल इंक्रीज बेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड एज कंपेयर्ड टू रेफरेंस मॉलिक्यूल. एंड इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इफ द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो वो कंपाउंड की बेस स्ट्रेंथ को रेफरेंस के कंपैरिजन में कम कर देगा. लेकिन ये कंपैरिजन कब होगा? देखो जब ये जो ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट हो, मेटा या फिर पैरा पोजीशन पर हो. क्वेश्चन है, अगर हमने मेटा पैरा के लिए इस फैक्टर की बात की है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने की बात की है, तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट अगर वो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हुआ तो उसके लिए फिर हम सेकंड फैक्टर यूज करेंगे. और वो सेकंड फैक्टर क्या है, ध्यान देना,
कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ SIP, ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ SIP. व्हाट इज SIP? इट इज steric inhibition of protonation. It is steric inhibition of protonation. It is steric inhibition of protonation. एक बात ध्यान देना, देखो SIP के बेसिस पर हम कंपाउंड्स का बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे करेंगे, या ये कहा जाए कि हाउ SIP विल अफेक्ट बेस स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. ये कंसेप्ट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा, लेकिन उससे पहले इस फैक्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप ध्यान दीजिएगा. यहां पर जिस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूं दैट इज SIP. ध्यान देना, इट्स नॉट SIR. SIP और SIR अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. इस बात को समझना, ये पॉइंट ऑफ एरर है जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने मिस्टेक्स करते हुए देखा है. स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसमें. आप ध्यान देना, जिस फैक्टर को, जिस कंसेप्ट को मैं एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में अप्लाई करने की बात कर रहा हूं वो SIP है. दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, नॉट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. SIP इज नॉट SIR. सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि SIP का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं आप बाय मिस्टेक क्या करते हैं, SIP की जगह कंपैरिजन करते टाइम SIR का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं. और अगर आपने SIP की जगह SIR का कंसेप्ट अप्लाई किया तो आपका आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि SIP इज नॉट SIR. ध्यान देना, SIP SIR नहीं है, क्योंकि SIR में हम रेजोनेंस में इनहिबिशन की बात करते हैं, रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, जबकि SIP में हम प्रोटोनेशन में डिस्टर्बेंस की बात करेंगे. यहां पर प्रोटोनेशन इनहिबिशन की हम बात करते हैं. तो इस बात को सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पर है तो उस केस में कंपैरिजन का बेसिस होगा दैट विल बी SIP बट नॉट SIR. ध्यान देना, SIP कंसेप्ट अप्लाई करना है, SIR अप्लाई नहीं करना है. अब SIP क्या है, जरा इस बात को समझते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखो आपके पास एक कंपाउंड तो है एनिलीन, अगेन अ रेफरेंस मॉलिक्यूल, और दूसरा कंपाउंड आपके पास है सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. दूसरा कंपाउंड आपके पास है सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, जिसमें मैं सब्स्टिट्यूएंट अब ले रहा हूं ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि हमने कहा कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट मेटा या पैरा पोजीशन पर हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मेटा या पैरा पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस केस में तो फिर आपको सिंपली उस सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉनिक नेचर के बेसिस पे कंपेयर करना है कि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट मेटा या पैरा पर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुआ तो कंपाउंड का बेसिक नेचर रेफरेंस से ज्यादा होगा, और अगर विथड्रॉइंग हुआ तो कंपाउंड का बेसिक नेचर रेफरेंस से कम हो जाएगा. लेकिन हम बात करें कि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पर हुआ तो फिर उस केस में इलेक्ट्रॉनिक नेचर के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं होगा. उस केस में कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, SIP होगा. अब SIP क्या होगा, देखो ये मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं, सुनिए इस बात को. आप ध्यान देना, इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हमें बेसिक नेचर को कंपेयर करना है तो देखो मुझे तो इतना समझ में आता है कि इन कंपाउंड्स में से वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक माना जाएगा जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड टू बी मोर बेसिक विच इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. तो अगर मान लो इन दोनों कंपाउंड्स का हमें बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है तो बस हम तो इन दोनों कंपाउंड्स में रेट ऑफ प्रोटोनेशन को कंपेयर कर लें. रेट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन कहां पर फास्ट हो रहा है उस रेट को हमें कंपेयर करना है, क्योंकि जिस कंपाउंड में प्रोटोनेशन फास्ट होगा मतलब जो कंपाउंड प्रोटॉन फास्ट एक्सेप्ट करेगा दैट कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड टू बी मोर बेसिक. ये बात समझ में आ रही है? चलिए आप ध्यान देना, देखो अगर हम इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन की बात करें और इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन की बात करें और दोनों में हमें प्रोटोनेशन को कंपेयर करना है तो ध्यान दीजिएगा
देखो ये कंपाउंड जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन दिस एनिलीन आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन। ये यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस, मतलब एनिलीनियम आयन में। दिस इज एनिलीन एंड प्रोटोनेटेड एनिलीन इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। इसी तरह से ये कंपाउंड भी जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीनियम आयन। इट विल कन्वर्ट इनटू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीनियम आयन, ये यहां पर बनेगा। अब हमें केवल ये देखना है कि इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन फास्ट होगा या फिर इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन फास्ट होगा। जरा ध्यान देना, दोनों में अगर हमें प्रोटोनेशन की रेट को कंपेयर करना है तो रेट का कंपैरिजन किस बेसिस पर होगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखो आप ध्यान दें, अगर मैं इस कंपाउंड में अगर मैं प्रोटोनेशन की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन के थ्रू ये मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, स्टेरिक रिपल्शन जो होगा, स्टेरिक स्ट्रेन जो होगा, वो आप कह सकते हैं शार्प इंक्रीज होगा। मेरे पॉइंट पर ध्यान देना, ऑन प्रोटोनेशन ऑफ दिस कंपाउंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल हैव शार्प इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस। इस बात को समझना, शार्प इंक्रीज इन स्टेरिक रिपल्शन। कैसे, आप देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इस केस में जो स्टेरिक होगा, जो स्टेरिक रिपल्शन होगा, और उस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि जो स्टेरिक स्ट्रेन आएगा, दैट स्टेरिक स्ट्रेन बिकम्स वेरी हाई। यहां पर जो स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो एकदम शार्प इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन आप समझें। देखो NH2 ग्रुप की अगर बात की जाए तो याद करें, जब हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड ऑर्थो इफेक्ट और SIR जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो वहां पर हमने कुछ स्मॉल और बल्की ग्रुप की लिस्ट मैंने आपको नोट करवाई थी। अगर आप उस लिस्ट को रिकॉल करें तो याद करें NH2 ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप। सुनिएगा इस बात को, NH2 ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन जैसे ही इसका प्रोटोनेशन होगा ये कन्वर्ट होगा NH3 प्लस ग्रुप में। NH3 प्लस ग्रुप आप याद करो वो बल्की ग्रुप की कैटेगरी में आता है। मेरे पॉइंट पर ध्यान देना, NH3 प्लस ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ही यहां पर प्रोटोनेशन हुआ, एक स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी चेंज हो गई, दैट स्मॉल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बल्की ग्रुप। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर बल्की ग्रुप के एडजेसेंट में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हुआ, अगर बल्की ग्रुप के एडजेसेंट में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो उन ग्रुप्स के बीच में जो स्टेरिक रिपल्शन होता है वो कंसिडरेबल होता है। और अगर स्टेरिक रिपल्शन कंसिडरेबल हुआ तो फिर तो आप कह सकते हैं स्टेरिक स्ट्रेन भी कंसिडरेबल होगा। यहां पर आप कह सकते हैं कि इस केस में देखो यहां पर ग्रुप G तो वही है, G में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर एक स्मॉल ग्रुप कैटेगरी चेंज होकर बल्की ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो बल्की ग्रुप होने के साथ में आप कह सकते हैं वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, स्टेरिक रिपल्शन जो होगा, स्टेरिक स्ट्रेन जो होगा, उसमें शार्प इंक्रीज होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में आप कह सकते हैं ऑन प्रोटोनेशन स्टेरिक स्ट्रेन विल इंक्रीज शार्पली। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन इस केस में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो स्टेरिक स्ट्रेन होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर जो स्टेरिक स्ट्रेन आएगा वो आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। क्वेश्चन है यहां स्टेरिक स्ट्रेन नेग्लिजिबल क्यों होगा? यहां पर भी तो स्मॉल ग्रुप बल्की ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है ना। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, ऑफ कोर्स एक स्मॉल ग्रुप बल्की ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इस बल्की ग्रुप के एडजेसेंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है H। और याद करो ये भी हमने डिस्कस किया है, when out of two repelling groups, out of two repelling units, if one of the unit is hydrogen, then whatever is the second unit, steric repulsion is considered to be negligible. अगर दो रिपेल करने वाली यूनिट्स में एक यूनिट हाइड्रोजन है तो उस केस में सेकेंड यूनिट कुछ भी हो, उनके बीच में रिपल्शन जो होता है, स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है, वो नेग्लिजिबल काउंट होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड जाएगा तो इस केस में इसको स्टेरिक स्ट्रेन जो मिलेगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा। जबकि ये जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड जाएगा
तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन जो होगा वो शार्प इंक्रीज होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो अब आप बताओ, बहुत ही आसान है, इन दोनों कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड में प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? क्या मैं कह सकता हूं डेफिनेटली इस कंपाउंड में प्रोटॉन एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जब फॉरवर्ड जा रहा है तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन नेग्लिजिबल आ रहा है, जबकि ये जब फॉरवर्ड जा रहा है तो स्टेरिक स्ट्रेन यहां पर क्या हो रहा है? कंसिडरेबल आ रहा है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोटोनेशन होगा वो कंपैरेटिवली फास्ट होगा, जबकि यहां पर प्रोसेस होगा वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और समझ लेना, कई बार स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं कि सर अगर ये बल्की ग्रुप बना, स्टेरिक रिस्ट्रेन यहां पर हाई है, तो कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन को कम कर ले। क्वेश्चन है स्टेरिक रिपल्शन को, स्टेरिक स्ट्रेन को कम कैसे करें? देखो मैं आपको बताऊं, कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ठीक है, मान लेते हैं कि इस रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां पर मॉलिक्यूल अपने स्टेरिक रिपल्शन को कम कर ले। तो याद करो, स्टेरिक रिपल्शन को कम करने का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर में, लेकिन वो कम कब होता है? जब ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाता है। याद करो, दो ग्रुप्स के बीच में अगर स्टेरिक रिपल्शन कंसिडरेबल है तो मॉलिक्यूल उस स्टेरिक रिपल्शन को कम कैसे कर सकता है? अपनी ज्योमेट्री को चेंज करके, और वो तब होता है जब ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाए। तो कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ये बल्कि बन भी गया तो कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाए तो स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? देखो, अगर हम सोच रहे हैं कि ये बल्कि ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है और ये आउट ऑफ प्लेन जाकर के स्टेरिक रिपल्शन को कम कर ले, तो जरा आप सोचिए, जो पहले से आउट ऑफ प्लेन हो वो क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगा? जरा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सोचिए। ये नाइट्रोजन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो यहां पर शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो ये तो ऑलरेडी ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है ना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर अगर मैं स्टेरिक स्ट्रेन में शार्प इंक्रीज होने की बात कर रहा हूं तो उसका रीजन है क्योंकि यहां पर कैटेगरी में ही चेंज आ रहा है। एक स्मॉल ग्रुप की जो कैटेगरी थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? बल्कि ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, और अगर हम कह रहे हैं कि ये बल्कि ग्रुप ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर तो ध्यान देना, अगर इस मॉलिक्यूल को अपना स्टेरिक स्ट्रेन कम करना है तो आउट ऑफ प्लेन जाने वाला ऑप्शन तो इसके पास है नहीं। इसके पास एक ही तरीका है कि ये यहां पर प्रोटॉन को रिलीज करके, ध्यान देना, ये यहां पर प्रोटॉन को रिलीज करके बल्कि ग्रुप से वापस किस में कन्वर्ट हो जाए? स्मॉल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। ये एक तरीका आप कह सकते हैं इसके पास हो सकता है स्टेरिक स्ट्रेन को कम करने का। अब एक बात सोचिए, अगर इसके पास स्टेरिक स्ट्रेन को कम करने का ये तरीका है कि ये प्रोटॉन डोनेट करके, लूज करके वापस इस पे कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल की रिवर्ट आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी। इस बेसिस पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोटोनेशन जो होगा वो स्लो प्रोटोनेशन होगा। तो अब मेरी बात सोचिए, मेरी बात सुनिए, यहां पर अगर ये प्रोटोनेशन स्लो हुआ तो बता सकते हैं इस प्रोटोनेशन को स्लो कौन कर रहा है? स्टेरिक। और ध्यान देना, स्टेरिक की वजह से अगर प्रोटोनेशन स्लो हो रहा है, स्टेरिक की वजह से अगर प्रोटोनेशन इनहिबिट हो रहा है, तो इसी कंसेप्ट को हमने नेम दे दिया है SIP, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या बात समझ में आ रही है? और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर SIP की वजह से, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि प्रोटोनेशन यहां पर स्लो हो रहा है, तो प्रोटोनेशन अगर स्लो हुआ, इस कंपाउंड में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर कम हुई, तो फिर तो ये कंपाउंड लेस बेसिक हो जाएगा रेफरेंस के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि बेस स्ट्रेंथ ऑफ 1 and 2, इफ यू कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ 1 and 2, 1 विल बी मोर बेसिक देन 2। यहां पर 1 ज्यादा बेसिक होगा 2 से। और क्या ये समझ में आ रहा है? 2 को हम लेस बेसिक अगर कह रहे हैं तो इसे हम किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ SIP। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ SIP। अब आप ध्यान देना, मैंने आपको SIP का कंसेप्ट बता दिया है, और SIP कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कंपाउंड में SIP की वजह से उसका बेसिक नेचर जो होगा वो रेफरेंस की वजह से कम हो जाएगा। मैंने आपको ये कंसेप्ट स्टार्ट करते टाइम क्या कहा कि आपको कंसेप्ट SIP का बताया जाता है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं? SIP को तो रखते हैं आप साइड में, माइंड में आपके टर्म SIP होगी, लेकिन कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे होते हैं SIR का। आप ध्यान देना, अगर आपने SIR का कंसेप्ट अप्लाई किया तो गलत हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, क्या मिसकंसेप्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स को क्या लगता है? एनिलीन
एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को कंपेयर करना है। अच्छा, इसमें तो यहाँ पर ये ग्रुप पास पास है, तो ग्रुप अगर पास पास है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से क्या होगा, NH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और NH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो फिर तो आप सोचिए, अगर आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वही है ऑर्थो इफेक्ट और SIR वाला कंसेप्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि NH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा, तो NH2 ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब है लोन पेयर का रिंग में रेजोनेंस कम हो जाएगा। और आप सोचिए, अगर NH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन गया, लोन पेयर का रिंग में रेजोनेंस कम हुआ, तो रेजोनेंस कम होने से तो फिर इस कंपाउंड का बेसिक नेचर जो है वो रेफरेंस से बढ़ना चाहिए, जबकि हम बात करें कि सेकंड कंपाउंड का बेसिक नेचर फर्स्ट से कम है, एंड दैट इज ड्यू टू SIP। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर वास्तव में देखो पॉइंट क्या है, अगर आप ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कर रहे हैं कि SIP तो माइंड में है, लेकिन कंसेप्ट हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन जाने का, मतलब ऑर्थो इफेक्ट है SIR। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप NH2 के बारे में आउट ऑफ प्लेन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप NH2 ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन के होने के बारे में सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। याद करो, NH2 ग्रुप स्मॉल ग्रुप है, एंड स्मॉल ग्रुप नेवर मूव आउट ऑफ प्लेन। हमेशा आउट ऑफ प्लेन कौन सा ग्रुप जाता है, बल्कि ग्रुप जाता है। तो NH2 ग्रुप पर तो ऑर्थो इफेक्ट या SIR अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट या SIR जो अप्लाई होता है वो हमेशा बल्कि ग्रुप पर अप्लाई होता है। याद करो, ठीक ऐसे जैसे हमने जब फिनॉल की बात की थी, फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन में हम ऑर्थो इफेक्ट या SIR की बात नहीं कर सकते, क्योंकि OH ग्रुप स्मॉल होता है। लेकिन जब बात हमने बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की थी, तो वहां पर हमने ऑर्थो इफेक्ट और SIR अप्लाई किया था, क्योंकि वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ बल्की ग्रुप। तो इसी तरह से अगर मैं एनिलीन की बात कर रहा हूं, तो एनिलीन में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में आप NH2 ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन जाने के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि NH2 ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR अप्लाई नहीं होता है। क्लियर होगी बात ये? तो इस केस में आप ध्यान रखना, जो कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को कंपेयर करने के लिए, दैट इज SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, नॉट SIR। पहले तो यही मैं आपको क्लियर कर दूं। और SIP अगर है तो फिर हम कह सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन will be less basic than aniline due to SIP। और अगर ये ग्रुप ऑर्थो पर ना होकर के मेटा या पैरा पर हुआ तो क्या करोगे, मेटा या पैरा पर अगर हुआ तो SIP तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लिए। अगर ग्रुप मेटा या पैरा पर हुआ तो फिर हम ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक नेचर की बात करेंगे, उस केस में कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को कम करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। क्लियर हो रही बात है? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसमें।
ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। इन कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ आप कंपेयर करना, इनके आंसर्स पे डिस्कस करूंगा। और कंपैरिजन में वही है, एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन बेटा और पैरा पोजीशन, कंपैरिजन विल बी based on electronic nature of substituent, and if the compound is ortho substituted aniline, as we have discussed, due to SIP it will be less basic as compared to aniline। ये concepts apply करके आपको इन questions को try करना है।